तेज़ भागती हुई घोड़े पर क्यों लगाया गांधी परिवार ने लगाम। नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं किस घोड़े की बात कर रहा हूँ और क्या गांधी परिवार ने कोई नई घोड़ी खरीदी है क्या। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा घोड़े पर गांधी परिवार ने दाव चला है जो उस पार्टी के सबसे तेज़ दौड़ने वाले एक घोड़े में से है और उस घोड़े की ताकत बखूबी वो दिखाने लगा तब गांधी परिवार ने उन पर लगाम कसने की तैयारी की। ये क्या विषय है मैं आप लोगों से डिटेल में चर्चा करूँगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में आरक्षण या रिजर्वेशन इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है और महाराष्ट्र के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 2014 में लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के टिकट में लड़ने के बाद 2017 में इनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कुछ बातों को लेकर अनबन हुई। विषय था ओबीसी का, कुछ इश्यूज़ को लेकर वो अपने मतदार संघ के चर्चा करना चाहते थे और उनका आरोप ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात तो सुनी पर उन पर कोई भी आश्वासन देना तैयार नहीं था। उसी बात पर उन्होंने राजीनामा दिया और पार्टी का इस्तीफ़ा देकर कांग्रेस 2019 के लोकसभा इलेक्शन के पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होते ही उन्होंने नितिन गडकरी जी को आह्वान दिया, उनके खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए। दोस्तों, ये जब मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद नितिन गडकरी जी को एक चुनौती दिया, ये सही बात है। नितिन गडकरी जी को चुनौती तो ज़रूर दिया पर हार गए। लेकिन दोस्तों, ये ओबीसी के नेता महाराष्ट्र में बनने चले थे क्योंकि परसेप्शन वाइज उस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी प्रो आरएसएस नेता के नज़र में या प्रो आरएसएस, प्रो मराठा और कास्ट वाइज मराठाओं के एक बड़ी लॉबी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद एक प्रो मराठा पार्टी करके बीजेपी का एक इमरजेंस हो रहा था। खास करके पश्चिम महाराष्ट्र या वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मराठा एनसीपी जो पार्टी है उसको तोड़कर मराठा नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हुए और ये जब ज्वाइन हुआ तब एक परसेप्शनली एक ज़्यादा मराठा जो लॉबी है वो भारतीय जनता पार्टी में बोलबाला हुआ। इसी को चलते हुए फडणवीस सरकार ने हाई कोर्ट में रिजर्वेशन को कामयाबी से उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए पास भी करवाया और हाई कोर्ट का सिक्का भी लगाया। दोस्तों, जो 15 साल में एनसीपी कांग्रेस की सरकार कर नहीं पाई वो काम फडणवीस ने अपने कार्यकाल में किया। इसी को नज़र देखते हुए कांग्रेस को ऐसा लगा कि शायद बीजेपी के जो कोर वोटर बेस है ओबीसी समाज, उसको हम बुलाएंगे और नाना पटोले सही रास्ते पे चल रहे थे और बीजेपी को विदर्भ में ओबीसी का खासा नाराज़गी झेलना पड़ा असेंबली इलेक्शन में और ओबीसी मतदार जो बीजेपी के कोर वोटर वो बाहर निकले नहीं और बीजेपी को कम से कम 20 से 22 सीटों पर ज़बरदस्त नुकसान हुआ और आज वो सत्ता से बाहर है। ये सब मैं जब विश्लेषण करता हूँ तो आज की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी के सम्मान में मैदान में उतरकर किस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार ने राजनीति में ओबीसीओं के आरक्षण का जो विषय था, जो महाविकास आघाड़ी सरकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाई, इसको लेकर वो मैदान में उतरे। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी बात कही कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ये कांग्रेस के एक एमएलए का बेटा और कांग्रेस के ही एक नगर परिषद के व्यक्ति का बेटे ने मिलकर याचिका तैयार करके ओबीसीओं का आरक्षण से वंचित रखा। अब नाना पटोले निकले थे ओबीसी का नेता बनने, लेकिन आज वो ओबीसी के विषय पर बोलते हुए उनको बैकफुट पर होना पड़ रहा है। हालांकि वो सक्सेसफुली शिवसेना को टारगेट करते हुए चल रहे थे। इतने में कुछ कांग्रेस के मंत्री जो सत्ता के मज़े ले रहे हैं या जो सत्ता के फ्रूट्स खा रहे हैं, उन्होंने जाकर हाई कमांड को तकरार की। इनकी जो हाई कमांड है वो गांधी परिवार है। उनको ये तकरार की कि नाना पटोले के स्टेटमेंट्स की वजह से महाराष्ट्र में हमें अलायंस पार्टनर से दिक्कत हो रही है। दोस्तों, स्वाभिमान जो चीज़ होता है
अगर वो स्वाभिमान, अगर आपके सत्ता आपके आड़े आ जाते हैं स्वाभिमान के, तो फिर वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा खासा अपसेट भी है या नाराज़ भी चल रहे हैं, क्योंकि उनको ये पावर का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। आज कांग्रेस के एक अन्य ओबीसी मंत्री जो मंत्रिमंडल में, उन्होंने भी ये बयान दे दिया, विजय वडेट्टीवार ने, कि वो उनके ओबीसी क्रेडेंशियल्स की वजह से ही उनको रेवेन्यू, जो महसूल खाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो नहीं मिला। और मित्रों, ये हमेशा महाविकास आघाड़ी या एनसीपी डोमिनेटेड सरकार में हुई है कि ओबीसीओं को नज़रअंदाज किया, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की, चाहे वो आपके गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे हो या चाहे हो विजय वडेट्टीवार हो। इनके जितने भी डोमिनेंट है ये सब मराठा लॉबी या जो कास्ट है उनको देते हैं एनसीपी का, ऐसा बोला जाता है। और इसी वजह से ओबीसी वर्ग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। ये महाराष्ट्र के कास्ट कैलकुलेशन और कास्ट पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। और इसमें एक और चीज़ इस तरह बैठता है कि जब शिवसेना को टारगेट करते हुए नाना पटोले ने एकला चलोरे की भूमिका जाहिर की और वो पार्टी के अध्यक्ष है, उस समय पार्टी के जो प्रभारी है, जिनको केंद्र के इनकी नेतृत्व नियुक्त करते हैं HK पाटिल, उन्होंने घोषणा की कि ऐसे कोई एकला चलो का निर्णय अभी तक हमने लिया नहीं है। तो दोस्तों, पार्टी के अध्यक्ष पद जब संभाले नाना पटोले, उनको इतना भी पावर नहीं है स्टेट में वो क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि स्टेट इलेक्शन जो होता है वो पार्टी के स्टेट लीडर्स के निर्णय के ऊपर ही सेंट्रल लीडरशिप तय करती है। और नाना पटोले जब भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने ये बोलकर रिज़ाइन किया कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। हाँ, हालांकि उनको कोई ऐसा पद वगैरह बड़ा नहीं था, हो सकता है वो पद के आकर्षण में आके उन्होंने वो निर्णय लिया हो, लेकिन आज जो उनको पद होने के बावजूद सबसे बड़ी बात क्या है कि पद नहीं है और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट एक भावना लेके चलते कि मेरे पास कोई राइट नहीं है। लेकिन आपके पास महत्वपूर्ण पद है, पूरा पार्टी का संगठन आपके पीछे है, या आप उस संगठन के मुखिया हो, फिर भी अगर आप कोई जाहिर निर्णय नहीं ले सकते और वो जाहिर निर्णय पर आपके ऊपर जो हाईकमांड है वो घोड़ा लगाता है, तो आपके कार्यकर्ताओं के सामने आपने बोली हुई एक एक वाक्यों का क्या वैल्यू हो जाती है, किस तरह से आप गिर जाते हो। यही जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तो आपको ये सम्मान तो ज़रूर था कि आपके बोले हुए चीज़, भले ही कोई सुना नहीं सुना, लेकिन आपके बोले हुए चीज़ अगर आपने सार्वजनिक बोला तो सम्मान तो आपको मिलता था, उसमें कोई आपके खिलाफ जाके बोलता नहीं था। लेकिन आपने जिस तरह से निर्णय लिया और आप जो आज भुगत रहे हो, ये सारे जो परिवारवादी पार्टी में है ये होगा। आप चाहे कोई भी पार्टी में जाओ, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ पे ऑटोक्रेसी होती है और वो एक व्यक्ति का चलता है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो। क्योंकि अगर आप एनसीपी में जयंत पाटिल का आप पोजीशन देखेंगे तो जयंत पाटिल प्रदेश के एनसीपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो इतना भी निर्णय नहीं ले सकते कि उनके जो पार्टी में जो मंत्री है वो राजीनामा दे या नहीं दे। वो उन्होंने बोला कि अनिल देशमुख ने राजीनामा नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, फिर भी उनको राजीनामा देना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनकी कोई बात सुनी ही नहीं ना। उनको बोलना उनको सही लगा या उनको कोई वैल्यू कीमत देना, उनकी पार्टी में उनकी ही कीमत नहीं है तो शिवसेना जैसे पार्टी उनको क्यों कीमत देगी। जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पास मंत्री पद है, लेकिन ना उनको वो मंत्री पद इतनी वैल्यू वाली मिली, जल संपदा मिली है। देखो, आपके पास पूरे एमएलए का विप है और आप विप का ताकत रखते हो, फिर भी आपको एक जल संपदा जैसा खाता मिल रहा है। आप अगर कोई और पार्टी में होते जो परिवारवाद नहीं होते तो आप आज डिप्यूटी सीएम या सीएम बन सकते थे। तो ये जो परिवारवादी पार्टी में हो रहा है, इसी की वजह से नाना पटोले ने जिस तरह से बयान दे रहा था शिवसेना के खिलाफ, उसको घोड़ा लगाने या उसको लगाम लगाने का काम हाईकमांड ने किया है। और दूसरी तरफ शिवसेना के देखो, आए दिन कांग्रेस पे सामना में टारगेट करते हैं, चाहे वो कुरकुरने वाली खाट या खटिया जो आवाज़ करती है वैसा शब्द का प्रयोग करे, या और कोई भी शब्द का प्रयोग करे जिससे वो चप्पल उठा के लोग मारेंगे, इस तरह का जो वक्तव्य उद्धव ठाकरे जी ने किया। तो ये जो चीज़ें शिवसेना करती है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान सिर्फ दुखाती ही नहीं, उनको एक लाचार करके प्रदर्शित करती है।
और आज नाना पटोले को उनके ही हाईकमांड ने जब रोक दिया या उनको बोला गया कि आप कृपया करके ऐसी स्टेटमेंट्स मत दे जिससे अलायंस को धोखा होगा, तो इसका मतलब ये है कि नाना पटोले जो तेज़ी से दौड़ रहा था उस पे लगाम कसने के लिए गांधी परिवार ने सूचना दिया और वो लगाम कस चुका है। अब उनके कोई बयान नहीं आते हैं। इससे दोस्तों कांग्रेस की जो रणनीति थी कि ओबीसी जो समाज है उनके वोट या उनके आवाज़ बनकर उभरे, वो अब पूरी तरह से महाराष्ट्र में ख़त्म हो गई है। और महाराष्ट्र में अब ओबीसी समाज कांग्रेस को कभी भी भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष जो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, जब उनकी ही केंद्र में कहीं सुनी नहीं होती तो वो आरक्षण के मामले में आपको क्या आश्वासन देंगे। ये जो एक मानसिकता लोगों में है वो आज कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन बन गई है और कांग्रेस इतनी लाचार हो गई है कि उनके खुद के जो मंत्री हैं उन पर लोगों को भरोसा नहीं है। यही स्थिति एनसीपी, यही स्थिति शिवसेना के भी आने वाले समय में दिखेंगे, क्योंकि शिवसेना से भी खासा लोग खुश नहीं हैं। और ये तीन जो टीम बनी है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसा जो कहा जाता है, उसकी सही मायने में अगर आपको अमलबजावनी दिख रही है तो महाविकास आघाड़ी सरकार में दिखती नज़र आ रही है। सारे काम बिगाड़ने के अलावा कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम आपको ये सरकार में दिखेगा नहीं, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो आरक्षण के काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर काम हो, चाहे वो कोरोना के परिस्थिति को लगाम लगाने की काम हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के परिस्थिति को स्पीडअप करने के काम हो। तो दोस्तों आज अगर नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती महाराष्ट्र में, तो बहुत जो क्वांटिटी में जो वैक्सीनेशन आज हो रहा है महाराष्ट्र में उतने भी नहीं होते। क्योंकि आप अगर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस रूल महानगर पालिका को देखोगे तो वैक्सीनेशन की जो मात्रा है या जो स्पीड है वो बहुत कम है। तो इसलिए दोस्तों आज ये विषय मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पे जो महाराष्ट्र में लगाम लगाई है हाईकमांड ने, वो सिर्फ कांग्रेस के नेता पे नहीं लगाई, वो कांग्रेस की जो खुद की अस्तित्व है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आज कांग्रेस हाईकमांड ने लगाई है। और इसका पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज के वीडियो में मैंने ये एनालाइज करने के लिए आपके सामने आया हूँ कि कांग्रेस किस तरह से अपने पैर पे, अपने संगठन पर कुल्हाड़ी मार रही है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल के वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरे एनालिसिस आपको अगर कुछ डिफरेंट लग रहे हैं या आपको ये एनालिसिस कहीं सुनने नहीं मिल रहा है तो वो कमेंट के द्वारा आप मुझे प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।